हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं विश्व एवं समकालीन भारत, और उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं और राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्रवाद को हम लोग आपका 1915 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी का जब फ्रेज होता है, महात्मा गांधी का जब भारत आगमन होता है, किस प्रकार से आपके आंदोलन हो रहे हैं, चाहे आपका चंपारण हो, आपका खेड़ा हो, बारलोदी हो, उसके साथ आपका रोलेट एक्ट हो का जो आपका विरोध करना हो, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, किस तरह से महात्मा गांधी की भूमिका और किस तरह से लोगों के जो अर्थ उन आंदोलन को वो आपका समझने के लिए रहे हैं, उन सबको हमने अपना जानने का, उनको समझने का आपका प्रयास किया है। और देश के इतिहास के वो महत्वपूर्ण छल को हमने पढ़कर उनको जो हमारे आंदोलन की जो आपकी विचारधारा थी, उन सारे विचारधारा को हमने अपने अंदर आपका समा कर रखा है, सजो कर रखा है। ये चीज आज हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम इनको पढ़ रहे हैं, हम इनको सीख रहे हैं और इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किस प्रकार से ये मेल हो रहा है। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी अपनी कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे, अपने विषय को प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे, और हम चलते हैं आज अपना वहाँ जहाँ से हमने टॉपिक को अंतिम किया था, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने चैप्टर को आगे देखेंगे। तो हम चलते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, एक सुंदर चित्र आपके सामने है। आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कितना सरल और सहज रहा, जिसके दम पर बड़े बड़े नेता उनके समक्ष आ गए थे और उसको आपका पहुंच रहे थे। देखिए, ये आपको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है कि हम लोग जो था कल का हम लोग आपके लेक्चर में नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग प्रारंभ किए थे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। उसकी पृष्ठभूमि को लेकर हम लोग अपनी चीजों को शुरू कर रहे थे और स्टेप बाय स्टेप करके हम सारी चीजों को देख रहे थे कि किस प्रकार से गांधी जी ने अपने सामने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा, जिसमें कुछ सामान्य मांग थी, कुछ उद्योगपति को लेकर, कुछ किसानों को लेकर, कुछ ऐसे तबके थे जिन लोगों को वो जोड़ना चाहते थे। गांधी जी ने याद रखा और 24 दिन तक 78 अनुयायी के साथ 240 आप किलोमीटर लंबी यात्रा को आपका सफल बनाया और अंततः नमक कानून का आपका उल्लंघन किया। ठीक, क्योंकि नमक कानून को उल्लंघन करना बहुत ही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि नमक गरीब हो या अमीर सब उसका उपभोग करते थे। देखिए, मैं पुनः एक बार चित्र दिखा रहा हूं, महात्मा गांधी उनके साथ चल रहे अनुयायी कितने सिंपल, सरल, सहज तरीके से इन्होंने आंदोलन को विश्वव्यापी बना दिया और एक अहिंसा की तरह उसमें काम करने के लिए शुरू किया। अब देखिए, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़कर और सरकारी नमक कारखानों के सामने आपका प्रदर्शन किया। आंदोलन फैलते तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकान की पैकिंग होने लगी और किसानों ने लगान तथा चौकीदारी आपका चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात पुलिस कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगल में रहने वाले वनों कानून का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और आपके मवेशी चराने वालों के लिए आरक्षित वनों में भी लोग घुसने लगे। कि अब क्या होगा कि हम उन सभी कानूनों का आपका उल्लंघन करेंगे जिन्होंने आपके जो कानून आपके ब्रिटिश द्वारा बनाए गए। लेकिन कैसा होगा? सभी ने मतलब हाथ जोड़कर विनती के साथ, अवज्ञा मतलब हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, इस तरह से आंदोलन करना है। ठीक, इस घटना से चिंतित औपनिवेशिक शासक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथ अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बरखत बंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर गई। बहुत सारे लोग मारे गए।
महीनों भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रति चौकियां, नगर पालिका भवन, अदालतों तथा रेलवे स्टेशन पर हमला शुरू कर दिया। वह भी सरकार ने निर्ममता दबाने का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रही पर हमला किए और तो और बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। यानी कि ये आंदोलन भी आपका, जैसे ही खान गफ्फार अब्दुल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद और शीर्ष जो आपके चोटी के नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो देख लीजिए यह आंदोलन हल्के हल्के रूप में, हिंसक के रूप में आपका बदलता चला गया। एक चित्र हमारे सामने है सत्याग्रही पर हमला करती पुलिस कि किस प्रकार से सत्याग्रही पर हमला हो रहा था। यानी कि इस देश में उस समय आंदोलन करना, सरकार की विचारधाराओं की आलोचना करना, उनके कानून की आलोचना करना कितनी बड़ी समस्या की बात है। आज हम इस देश में रहते हैं, इन्हीं लोगों की देन है कि जो हम इतना सफलतापूर्वक अपने स्वतंत्र तरीके से आचरण विचरण करने के लिए हम आजाद हैं और हर तरीके से हर क्षेत्र में हम लोग अपना जो है अपना समान अधिकार के साथ कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इस चित्र को हमने देखा, अब हम आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। और देखिए क्या होता है, गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। अब देखिए 5 मार्च 1931 को समझौता होता है किसके बीच? लॉर्ड इरविन जो वायसराय ऑफ इंडिया है ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और महात्मा गांधी जो हैं, जो हमारे आंदोलन हो रहे हैं उनके मेन आपका नेतृत्व करता है। इन दोनों के बीच एक समझौता होता है और इनको राजी किया जाता है कि आप क्या करें, आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। ये आपका सेकेंड राउंड गोलमेज आपका सम्मेलन था जिसमें ये लोग आपका भाग ले रहे थे। उस पर सहमति बनती है। पहले गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस सरकार बहिष्कार कर चुकी थी, यानी कि पहली जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो सरकार ने उसका पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। दिसंबर 1931 में सम्मेलन ने किए गए गांधी जी लंदन में। अब देखिए जो सम्मेलन कहाँ हो रहा था, बच्चों ध्यान देना है, ये सम्मेलन हो रहा था आपका दिसंबर 1931 में आपका कहाँ पर? लंदन में। और कौन गया लंदन में कांग्रेस की तरफ से आपका नेतृत्व करने के लिए? तो भैया महात्मा गांधी को भेजा गया। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल चले गए थे। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार जैसी गतिविधि पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा शुरू कर दिया। यानी कि जैसे ही ये आपके वापस लौट कर आते हैं, वापस लौट कर आने के बाद ये क्या करते हैं, इस आंदोलन को आपका दोबारा शुरू कर देते हैं। और दोबारा शुरू करने के बाद क्या होता है बच्चों, ये आंदोलन आपका पुनः शुरू होता है। और पूर्व शुरू होने के बाद शीर्ष में आपका नेतृत्व करता है। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 के आते आते इसकी गतिविधि जो आपकी गति थी वो क्या हो गई, आपकी मंद पड़ गई। कैसी हो गई आपकी? मंद मतलब आपका धीमी पड़ गई। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? अब कह रहे हैं कि जो लोग हैं उन लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, कैसे उसको समझा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें भी एक अपने आप में अलग सी थोड़ी सी चीज होगी ताकि हम इसको समझ सके और ताकि हम इसको जान सकें। जैसे देखिए, आइए देखते हैं कि सिविल नाफरमानी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन कौन से थे, यानी कि कौन से ऐसे थे जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। कौन से वो सामाजिक समूह थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे। यानी इनको जानना था कि अगर कोई सामाजिक समूह या वर्ग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा था
तो वो क्यों हिस्सा ले रहा था, उसका किस बात को लेकर वो आदर्श था, किस बात को लेकर वो आपका स्वराज्य मान रहा था, इन सबको हम लोगों को देखना है। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात में आपके पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय हुए। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उन्होंने सरकार को लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार ना थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने अवैन्य अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, कई बार अनैच्छिक समुदाय को सदस्य को बहिष्कार किया के लिए आपका मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान की लड़ाई थी। देखिए उनके लिए क्या था स्वराजगार, उनके लिए था जो हमारे लिए भारी जो आपका लगान है वो लड़ाई थी उनके लिए। लेकिन जब 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तब उनमें से बहुत से हिस्सा लेने से आपका इनकार कर दिया। बहुत से ऐसे लोग थे, जब पहली बार आंदोलन हुआ था फिर ये लोग आपका लंदन चले गए थे महात्मा गांधी, और उसके बाद आकर जब इन्होंने दोबारा आपका आंदोलन की शुरुआत की तो उस समय लोगों ने इनको मना कर दिया। अब देखिए हुआ क्या फिर उसके बाद जब इनको मना कर दिया गया। गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदार को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दे। इसके लिए उन्हें कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस का भाड़ा विरोध आंदोलन को समर्थन में प्राय हिचकिचाहट थी। इस कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। क्या बने रहे? अनिश्चित बने रहे। देखिए व्यवसायी वर्ग की स्थिति क्या थी, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया, वे ताकतवर हो चुके थे। आपने कारोबार का फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनके व्यावसायिक गतिविधि में रुकावट आती। यानी कि देखिए जो व्यापारी थे, जब पहली बार मंदी आई तो उन्होंने क्या कर दिया, उसमें बेनिफिट मिला, उनको नोट कमाया, उन्होंने उसमें बहुत लाभ उठाया। लेकिन जब उनको पता लगा कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनसे उनका व्यापार जो है वो आपका कम होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन व्यापारिक गतिविधियों में का आपका रुकावट शुरू कर दी। वे विदेशी वस्तुओं को आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाएगी। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं औद्योगिक कांग्रेस, इंडियन स्टडीज एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला जाने माने उद्योगपति का नेतृत्व में उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वरोजगार ही एक युग के रूप में देखते थे, जहां कारोबार और औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्मम ढंग से फल फूल सके। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्होंने उग्र गतिविधियों का भय था, लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते
प्रभाव से डरे हुए थे। यानी कि वो भी ये डर रहे थे कि अगर जितने कांग्रेस के नेता आपके समाजवादी हो गए तो जितना भी हमने अपनी पैसा संपत्ति पूंजी कमाई है वो सब बट जाएगी। लेकिन उन्हें दिक्कत क्यों थी, जुड़े क्यों थे? वो चाहते थे कि अगर विश्व व्यापार होने लगा तो हमारी वैल्यू घट जाएगी, हमारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हम सस्ते दाम में खरीद रहे हैं उनको महंगे पे बेच रहे हैं, और अगर विदेश का माल आने लगा तो हमारा रेट आपका बहुत गिर जाएगा। तो इस तरह से उन्हें सारी आशंकाएं सता रही थी, उन्हें सारी समस्या खड़ी हो रही थी। तो ये सारे ऐसे मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थे जिनके कारण आपके व्यापारी वर्ग इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। ध्यान रखना, जितने भी आपकी लेबर वर्ग था, औद्योगिक जो आपके श्रमिक थे, उन औद्योगिक श्रमिक में सबसे बड़ी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने में नागपुर के जो लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आते रहे, मजदूर कांग्रेस के आपके छिटकने लगी, फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कुछ महात्मा गांधी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई में जोड़ दिया। 1930 में रेलवे कामगारों की ओर से 1932 में गोदामी कामगारों की हड़ताल की गई। 1930 में छोटा नागपुर के पठार में तीन खानों में हजारों मजदूर ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियान का हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को सहमति करने पर हिचकिचाती रही। यानी कि जो मजदूरों की मांग थी, उन मांग को करने के लिए कांग्रेस हमेशा हिचकिचाती रही। ठीक, कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और समाजवाद विरोधी ताकतें फूटने लगेगी। क्या होने लगेगा? कि जो समाजवादी ताकतें हैं वो आपके फूटने लगेंगी और हमें जो समस्या है वो पैदा हो जाएगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। क्या बनाया? नमक बनाया। विदेशी कपड़ों व शराबी दुकान पे आपके एक्टिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति की महिला एक्टिव थीं, सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न के शनिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान पर औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाया गया, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों का जगह देने से हिचकिचाती रही। देखिए, लोग जुड़े भी, लेकिन कांग्रेस की जो कमी थी उस समय कांग्रेस की, वो यहाँ बता रहे थे। क्या होती रही? बताती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकामान उपस्थिति में दिलचस्प थी कि जैसा दिख रहा है हमको वैसा दिखने दो। देखिए किस तरह से महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही। देखो बच्चों, ये उस समय एक अपने आप में बहुत बड़ी जो था तो आपकी क्रांति का पार्ट था। जो क्रांति थी उसका पार्ट था कि महिलाएं इतने बड़े लेवल पर जो था आपका भाग ले रही थी, और ये एक बदलते स्वरूप की एक परिभाषा थी। ठीक, कि महिला इतने व्यापक रूप से इस आंदोलन का हिस्सा बन रही थी, इस आंदोलन का आपका भाग बन रही थी। देखिए किस तरह से महिला आपका नेतृत्व कर रही थी, यह आपको देखने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रवादी जुलूसों में औरत भी शामिल थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर से निकले सामाजिक क्षेत्र में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को भी गोद में बहुत सारी ज्यादा उम्र वाली औरतें और माओ को भी जुलूस में देख सकते हैं। देखिए, बता रहा था कि पहली बार ऐसा जुलूस था कि औरतें इसमें बाहर आई थी। देखिए,
छोटे छोटे चित्र थोड़े से जो पिक्सल हैं वो आपके फट गए हैं, लेकिन आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका किस तरह से महिला इस आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। अब इसी में हम लोग आपका बात करेंगे, इसी आपका हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर हमारी जो आपकी कुछ बातें होंगी वो है आपका, ध्यान दीजिए, सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रेरित से प्रभावित नहीं थी। कह रहे जितना भी आपका सामाजिक समूह है, स्वराज क्या है, उसकी अमूर्त क्या धारणा है। अमूर्त का मतलब है जो चीज आपको दिखाई ना दे। मूर्त मतलब किसी का स्वरूप, अमूर्त मतलब जिसका स्वरूप ना दिखाई दे, उसको अमूर्त कहते हैं बच्चों। हिंदी का शब्द है, थोड़ा समझिए। क्या दिखाई दे? स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थी। ऐसा एक ही समूह राष्ट्र अछूता था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। कि जब तक हम समाज में ये छुआछूत वाली चीजें नहीं हटाएंगे, चाहे हमें 100 साल लग जाएं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, हम वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते जो हम लोगों को स्वराज चाहिए। तो हमको छुआछूत को आपका त्यागना पड़ेगा। देखिए, अछूतों को हरिजन यानी के ईश्वर की संतान बताया गया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किए गए। मेला ढोने वालों के लिए काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्हें ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपने हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छुड़ाएं। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्या का अलग राजनीति हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्हें शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की, ताकि वहां से विधायिका परिषद में केवल दलित ही चुनकर जाया भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में बात खास तौर पर दिखाई देती है, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। किनके? दलित वर्गों के। तो इसलिए इस संगठन में जो था, कम भीड़ इनको दिखाई दी। अगला देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में महात्मा गांधी को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलित के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी लंदन में, तो दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की तरफ से ये लोग आपके भाग लेने गए थे। ठीक, और इनमें क्या हुआ था, इनकी काफी जो वाद विवाद है वो हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अमरवर्ण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने महात्मा गांधी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे दलित वर्ग, जिन्होंने बाद में अनुसूचित नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण की सीट मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। किससे देखता रहा? शंका की दृष्टि से ही आपका देखता रहा। भारत के कुछ मुसलमान राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई खास उत्सुक नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमान को एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा महसूस करने लगा। 1930 में 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 1930 में
1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संस्थानों से करीब आपका देखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकलने लगे। इनमें से कई शहरों में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। कैसा हो गया? जो फैसला था वो आपका बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार संगठन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व पर सवाल पर था। मुस्लिम लीग के नेता ने मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएंगी और मुस्लिम बहुदल प्रांतों में बंगाल और पंजाब में मुसलमान की आबादी का अनुपात प्रतिनिधित्व किया जाएगा तो मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुसाफिल चल रही थी। 1928 में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयंकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयास में खुलेआम निंदा शुरू कर दी। इस मुद्दे के समाधान में सारी बाधाएं समाप्त हो गई। ठीक क्या हो गया? और जितनी भी बाधाएं थी वो आपकी समाप्त होगी। जब सविनय का आंदोलन शुरू हुआ तब उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस के टकराते हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुसलमान नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता कर रहे थे। उन्हें भय था कि हिंदू बहुसंख्यक वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान कहीं खो ना जाए। तो ये सारे ऐसे मुद्दे थे, ये सारे ऐसे पॉइंट थे जिन पर आपका सरकार बात कर रही थी। तो बच्चों, आपने इस लेक्चर के माध्यम से आपने जाना और पढ़ा और सीखा कि आपका किस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या चीजें हैं, और आंदोलन में कैसे जो आपका समूह था या वर्ग था किस प्रकार से भाग ले रहा था, क्या उनकी भागीदारी थी, किस हित के लिए वो भाग ले रहे थे, कांग्रेस किस पृष्ठभूमि के साथ काम कर रही थी, कहाँ कांग्रेस आपका अपने हितों से आपके चूक रही थी, उन सबको आप लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा और समझा देखा है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।